चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। हमने आपको रूरल लोकल गवर्नमेंट के ऊपर लेक्चर्स अच्छे से इन डेप्थ डिलीवर कर दिए। पीसा कानून के बारे में भी समझाया, उससे जुड़े सभी प्रॉज एंड कॉन्स भी आपको बताएं। मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं आदिवासी क्षेत्र में, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एस्पेक्ट में ओवरऑल पंचायतों में क्या इनेबलिंग फैक्टर हैं जो उन्हें आगे लेकर के आएँ, और क्या अभी भी डिसेबलिंग फैक्टर हैं जो चैलेंज की तरह काम कर रहे हैं। क्या क्या कमियां रह गई उस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जिसके तहत हमने वॉलेंट्री एस्पेक्ट के तौर पर राज्य सरकारों को बहुत सी जिम्मेदारियां दे दी, जिन जिम्मेदारियों का राज्य सरकारों ने अभी तक निर्वहन नहीं किया। उन्हीं पर जिम्मेदारी डाली गई थी कि पंचायतों को क्या शक्तियाँ देनी है, किस तरह के फंक्शंस, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। उनके फाइनेंसेस के सोर्सेज राज्य सरकारें तय करेंगी। फाइनेंस कमीशन का गठन होगा, उसकी रिकमेंडेशंस राज्य सरकारें तय करेंगी, मानना है या नहीं मानना है। लेकिन इन पर अधिकतर राज्य सरकारों के द्वारा एक रिलक्टेंट एटीट्यूड रहा, एक वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं दिखा, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी फुली इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। पंचायती स्तर पर भी हमने रिलक्टेंस देखी कि उनके जुरिस्डिक्शन में दिए गए रेवेन्यू के सोर्सेज से वो भी रेवेन्यू रेज नहीं कर पाए, क्योंकि लोकल कल्चरल बाउंडेशंस, सोसाइटल फेस टू फेस सिस्टम इज़ द प्रॉब्लमेटिक आस्पेक्ट। उन्हें उस समाज को फेस करना होता है, उसी समाज से कर लगा करके पैसा उगा ही वो नहीं कर पाते, इसलिए वो भी अपने एम्बिट में आ रहे फंड्स को रेज़ नहीं कर पा रहे। ये सभी तरह की प्रक्रियाओं को हमने अच्छे समझ लिया। आज हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, और अब हम रूरल लोकल गवर्नमेंट से अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हुए लोकल गवर्नमेंट का अध्याय ख़त्म कर देंगे। हमने यूनियन लेजिस्लेचर कर लिया है, स्टेट लेजिस्लेचर कर लिया, हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी हो गया, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अध्याय में ये अंतिम अध्याय था जिसमें हमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना था। इसमें भी हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट कर लिया है, अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट रह गया है। इसके बाद इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रियाओं से होते हुए हम संविधान को ख़त्म करेंगे। ओके, संविधान की ये यात्रा वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। सीखने का सफ़र आजीवन चलता रहेगा। मुद्दा यहाँ पर है कि जब हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, इसके बहुत से प्रावधान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मिलते जुलते पाए जाएंगे। जैसा कि इलेक्शन कमीशन की बात करें, जो प्रावधान लोकल गवर्नमेंट के मामले में वही अर्बन गवर्नमेंट के मामले में। फाइनेंस कमीशन सेम प्रावधान है इस मामले में भी। रेवेन्यू से जुड़ी शक्तियों के बारे में जो चर्चा है वो जो लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया के मामले में था वही अर्बन के मामले में भी है। जो चीज़ें उससे भिन्न हैं उनको हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसका मेन मतलब एस्पेक्ट क्या है? गवर्नेंस ऑफ द अर्बन एरिया। भारत के शहरी क्षेत्र का देख रेख रख रखाव उसको सरकार प्रदान करना, यानी कि गवर्नेंस, दैट इज़ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। वो अर्बन एरियाज़ क्या हैं, किस तरह से ये बनती है, क्या सिस्टम है, वो सारा कुछ अभी हम समझेंगे। पहले हम इसके थोड़े से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझ लें। देखिए, जो जुरिस्डिक्शन होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, उसे डिमार्केट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये बात एमसीक्यू के हिसाब से भी ध्यान में रखिएगा। जुरिस्डिक्शन गवर्नर तय नहीं करता, ये स्टेट की गवर्नमेंट तय करती है। आई बात समझ में? जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट का कोई लॉ तय नहीं कर रहा, ये स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट को दिमाग से यहाँ पे नहीं निकालना। एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कितने का अर्बन एरिया तक प्रभाव रहेगा, कौन सा अर्बन एरिया किसी लोकल गवर्नमेंट के अधीन में रहेगा, ये डिमार्केशन करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राज्य सरकार के पास। इतनी बात क्लियर? इस पर कोई डाउट किसी को? तो यही मैंने बताया कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया, और ये जुरिस्डिक्शन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है ये डिमार्केटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है। क्लियर? अगर हम देखें तो 8 प्रकार की अर्बन लोकल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुनी होंगी आपने, म्यूनसिपैलिटी सुनी होंगी, नोटिफाइड एरिया कमेटी एनएसी सुनी होंगी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी आज की डेट में आ रहे हैं। तो ये सभी आपने सुने होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड तो बहुत ही आसानी से आपने सुना होगा, कैंट एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड, बहुत से बच्चे वहाँ रहते भी हैं। फिर बहुत से लोग कई तरह की इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहते हैं जिसे हम टाउनशिप्स के तौर पर जानते हैं।
फिर बहुत से लोग हैं जो पोर्ट एरियाज़ में रहते हैं, पोर्ट ट्रस्ट को भी जानते होंगे। सो पोर्ट ट्रस्ट, टाउनशिप, कैंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो जलंधर में ही है, म्यूनसिपैलिटियाँ भी होती हैं कुछ छोटे शहरों में, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, इस तरह से ये सारे 8 प्रकार की अर्बन लोकल गवर्नमेंट जानी जाती है। अगर इतिहास में चले जाएं तो 1687-88 के दौरान फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी थी, दैट वाज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द मद्रास। कब बनी थी ये? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समय हुआ करता था, जिसे हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के चेयरमैन हुआ करते थे सर जोशिया चाइल्ड। जब आप इतिहास में जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में इनका जिक्र आप सुनेंगे। सर जोशिया चाइल्ड इसके चेयरमैन हुआ करते थे। उनको ऐसा लगता था कि लोकल गवर्नमेंट जैसी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करनी चाहिए। वो लोकल गवर्नमेंट के मामले में अपना माइन्यूट लेकर के आए, और उस माइन्यूट को जब फोर्स में लाया गया तो वो डेट सितंबर 29, 1688 थी। सितंबर 29, 1688 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन सर जोशिया चाइल्ड के द्वारा तैयार किया गया माइन्यूट टूवर्ड्स द लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जब वो फोर्स में आया है तो उस दिन अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास स्थापित हुई। तो भारत में पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में स्थापित होती है। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की जाती है। उनके चेयरमैन सर जोशिया चाइल्ड के द्वारा माइन्यूट दे करके, यानी कि एक चार्टर, एक डॉक्यूमेंट दे करके इसकी स्थापना की जाती है, जो प्रभाव में आता है 29 सितंबर 1688 को, और तभी इसका गठन होता है। ये आज की डेट में वर्ल्ड की एग्जिस्ट कर रही ही लगभग ओल्डेस्ट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड ओल्डेस्ट इस तरह की लोकल गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूशन है, और इसकी बिल्डिंग, इसकी वर्किंग आज बहुत पुरानी हो चुकी है। आज आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पर ये सारा कामकाज होल्ड होता है उसे रिपन बिल्डिंग के तौर पर जाना जाता है। रिपन का भी जिक्र आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई। क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि कौन सी यूरोपियन पावर रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ द इंग्लिश यूरोपियन पावर, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम आ सकता है सर जोशिया चाइल्ड। और पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दैट इज़ द मद्रास इन 1688, 29 ऑफ सितंबर। ये क्लैरिटी माइंड में रखनी है। कंसेप्ट आगे बढ़ता है। ब्रिटिशर्स के अधीन लगातार प्रोविंसेस आती चली जा रही थी, जैसे कि बंगाल प्रोविंस, देन द बॉम्बे प्रोविंस। इस तरह से वहाँ पर भी कॉरपोरेशंस इस्टेब्लिश होती चली जा रही थी। 1726 के अराउंड बॉम्बे और कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हो चुकी थी। तो सबसे पहले मद्रास 1688, देन 1726 सेम ईयर में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हो गई। ओके, पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो मद्रास में थी, उसके उस समय में जो मेयर हुआ करते थे उनका नाम था, वो अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पर्सन थे, और उनका नाम नथानियल हिगिंसन था। आप जब भी कहीं हिगिंसन रोड या हिगिंसन बिल्डिंग या हिगिंसन टावर जैसा वर्ड सुने तो हड़बड़ाए ना। वो भारत में स्थापित पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास के पहले मेयर थे। वो अमेरिकन बॉर्न थे, वो एक ब्रिटिश मैन थे। सो इट इज़ नथानियल हिगिंसन। ओके, इस तरह के नाम कई बार आ जाते हैं, ध्यान में रखने चाहिए, हमारी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिलाते हैं सोसाइटी में। जब आप चीज़ों को लेके जानकार होते हैं, आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों के साथ, यही इसका पर्पज़ होता है। सन 1882 आया, और उस समय में वाइसरॉय ऑफ इंडिया दैट इज़ लॉर्ड रिपन, उन्हें ऐसा लगता था कि भाई हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को रीवैम्प करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को और बड़े लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवॉल्व करनी चाहिए। इसके कई मेन रीज़न रहे, और मैंने आपको पंचायतों में भी पढ़ाया। मेन एस्पेक्ट तो ये था कि 1882 तक का समय, इसके पहले 1857 का रिवॉल्ट देख चुके था, अंग्रेज़ों ने उसका एक्सपीरियंस कर लिया था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व हुई कि इंडिया के एंड पर ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या पार्टीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं प्रिपेयर की हैं जो इंडिया में किसी तरह का अगर डिस्कॉन्टेंट है, कोई इंडियन लोगों में कोई डिसेंट है, कोई डिस्कॉन्टेंट है, कोई डिससेटिस्फेक्शन है, तो वो चीज़ें कम्युनिकेट हो सकें ब्रिटिश तंत्र को। वो नहीं हो पाया पिछले लास्ट 100 ईयर से। 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1857 तक ऐसी परिस्थितियाँ बनती रहीं जिन फैक्टर्स की वजह से अंडर करंट प्रिपेयर होता रहा, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने 1857 का रिवॉल्ट देखा।
अगर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होते जिनके वाया ब्रिटिशर्स को पहले ही भारतीयों के सेंटीमेंट पता लगते रहते तो शायद इतनी बड़ी परिस्थिति ना आती। तो 1857 के बाद एक अकोमोडेटिव एटीट्यूड ब्रिटिशर्स का हुआ अपने रिजिम को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि भारतीयों में अगर कोई फर्दर ऐसा डिस्कॉन्टेंट आता है उसके विषय में हमें समय से पता लग जाए, और भारतीयों को और भी बेहतर तरीके से ब्रिटिश रूल के प्रति अबाइड कराने के लिए कुछ ऐसा तंत्र हमें पैदा करना पड़ेगा जो ब्रिटिश रूल में बिलीव करते हों लोग, ऐसे लोगों को हमें साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इस समय के बाद से आपने देखा 1885 का समय भी था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म भी हुआ, तो इसकी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी। 1857 ने इसे बड़ा थ्रस्ट प्रोवाइड किया। तो इस समय में आ करके ऐसा माना जाने लगा कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करने में इंडियंस को भी जगह देनी पड़ेगी, इंडियंस को भी एक स्पेस, एक प्लेस देना पड़ेगा, और इंडियंस भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। इस दौरान कई तरह के रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स लेकर के आ रहे थे। उसी के तहत ये कोशिश की गई कि एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पर निचले स्तर से भारतीयों को इंडक्ट किया जाए पॉलिटिकल सिस्टम में, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और एक लेवल पर इंडियंस को ये फीलिंग दी जाए कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बट ग्रेजुअली। हम इंडियंस को सेल्फ रूल देना चाहते हैं बट ग्रेजुअली, जिसकी शुरुआत हम लोकल गवर्नमेंट से करेंगे, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक आएंगे, और फिर धीरे धीरे फेडरल गवर्नमेंट, और पूरी देश को एक तरह से भारतीय रूल के अधीन दे दिया जाएगा भारतीयों के द्वारा। इस तरह का प्रयास हम करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक लेवल पर तो इंडियंस को एकोमोडेट करने के लिए एक ऐसा तंत्र क्रिएट किया जिसमें भारतीयों को ये संतुष्टि रहे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, पढ़ा लिखा तंत्र, इन सबको इंडक्ट करके अपने लिए एक सपोर्टिव क्लास के तौर पर जन्म दे दिया जाए, जो भारत में फर्दर अगर कोई क्रांति या डिस्कॉन्टेंट होता है तो ये क्लास ब्रिटिशर्स के हक़ में लड़े अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि इन्हें अपना लॉयलिस्ट भी बना लिया जाएगा। दूसरी बात, अंग्रेज़ों ने यह भी देखा कि 1857 के विद्रोह को काबू करते करते बहुत ज़्यादा खर्चा आया उनका डिफेंस के ऊपर। ऐसे में भारत से जिस पैसे की उगाही हो रही थी उसके तहत ये माना गया कि भारतीय अब इंग्लिश एजुकेशन की वजह से धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो जो पैसा भारत से उगाही किया जा रहा है रेवेन्यू के फॉर्म में या अदर किसी भी ज़रिए, उसको भारत में लगाने की मांग ये लोग करने लगे हैं। ये कुछ सिविक कम्युनिटीज़ अपने लिए चाहते हैं, ये लंदन से होकर के आए हैं, इन्होंने वहाँ पर लोगों के सिविल राइट्स देखे हैं। ये चाहते हैं बेहतर सड़कें हों, शिक्षा हो, बेहतर पीने के पानी की व्यवस्था हो, रोज़गार हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। इसके लिए इनको लगा कि जो ब्रिटिश ट्रेजरी है उस पर बोझ नहीं आना चाहिए, तो क्यों ना एक लोकल गवर्नमेंट ऐसी क्रिएट किया जाए, उस लोकल गवर्नमेंट में इंडियंस को इंडक्ट किया जाए, और इन लोकल गवर्नमेंट्स को कहा जाए कि ये सभी रिस्पॉन्सिबल टास्क आप परफॉर्म करिए, और इसके लिए आपको ऑथोराइज़ करते हैं, रेवेन्यू भी आप डेवलप करिए। एक बार जब वो रेवेन्यू ये डेवलप कर लेंगे, वो मैच्योर्ड रेवेन्यू बन जाएगा, कल को फिर सेंट्रल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस रेवेन्यू पर भी फ्यूचर में हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक समय तक के लिए भारतीयों के सामने इन्हें खड़ा कर दिया जाए एक ज़िम्मेदार चेहरा बना करके। अगर काम नहीं कर पाएंगे तो भारतीय अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमसे उन्हें कोई समस्या नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ हमारे जो कॉफर्स हैं, हमारे जो ट्रेजर्स हैं, उन पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी से वो पैसा हम लंदन आराम से ले जा पाएंगे। और तीसरी तरफ जो हमने छवि बनाई है पैटर्नलिस्टिक थ्योरी के तहत कि भाई हम पूरे विश्व भर में लोगों को सिविलाइज़ करने निकले हैं, इसलिए हम उनके मुल्कों पे शासन करने आते हैं, अदरवाइज़ हमारा कोई शौक़ नहीं है, हम आपको लोकतंत्र देने आए हैं, हम आपको सिविलाइज़ करने आए हैं, वो कंसेप्ट भी हमारा बना रह जाएगा, ये प्रमाणित करके कि देखिए हम आपके लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे रहे हैं जिसमें आप लोग मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, और आपके विकास के कार्यक्रम भी हमने आपकी ज़िम्मेदारी में डाल दिए हैं। तो एक तरह से ये सारी नीड उस समय में ऐसी बन चुकी थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड रिपन की इंटेंशन करेक्ट थी कि किसी कारण से ही सही, लेकिन इंडियंस को एटलीस्ट पार्टिसिपेटरी मैकेनिज़्म के तहत एक्सपीरियंस दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, एक्सपर्टीज़ डेवलप की जाए कि किस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रन किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, लोगों के बीच कैसे जाया जाता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपैलिटीज़, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, यहाँ पर काम कैसे होते हैं, डेलिब्रेशंस कैसे होती हैं, डिमांड्स कैसे प्रेजेंट की जाती हैं, ग्रांट कैसे अप्रूव की जाती हैं, फ़ंड कैसे रेज़ किया जाता है, रेवेन्यू कैसे कलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इन्हें मिलेगी। एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस इनकी होगी, फिर कल को ये अपना बड़ा तंत्र संभालने योग्य भी होंगे। उनकी इंटेंशन उस समय में करेक्ट भी मानी गई है। तो लॉर्ड रिपन ये चाहते थे कि रिवाइटलाइज़ किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए लोकल बॉडीज़ को, अर्बन लोकल बोर्ड को। तो इसलिए रिपन ने रेजोल्यूशन दिया था उस समय में फॉर द स्ट्रेंथनिंग एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो रिपन का वो रेजोल्यूशन एक तरह से आधार माना गया है, एक तरह से संजीवनी माना गया है
लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए, तो इसलिए फिर उसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो रिपन रेजोल्यूशन एक तरह का मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। अगर आपको क्वेश्चन आए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, द रेजोल्यूशन गिवन बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसी के तहत लगभग आज़ादी तक सिस्टम सारा चलता रहा, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आज़ादी तक इसी के तहत चलता रहा, लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन के बेसिस पर। फिर सिस्टम आगे बढ़ा, आज़ाद हुआ भारत ने संविधान स्वीकार किया, और उसके बाद संविधान स्वीकार होने के बाद आप ये जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट बन गया। 7th शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट गिवन है उसमें स्टेट लिस्ट के अंदर लोकल गवर्नमेंट मेंशन हुआ, और पंचायतों की तरह शहरी स्तर पर भी हर राज्य ने अपने आधार पर लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में इस्टेब्लिश कर दी। लेकिन फिर ये पाया गया कि कोई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इस तरह से अर्बन लोकल गवर्नमेंट नहीं कंटिन्यू हो सकती। सभी स्टेट ने अपनी अपनी मन मुताबिक इसे स्थापित किया है, जो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट का लोकल लोगों पर कंट्रोल करने का एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। दैट्स इट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना होगा। तो अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की प्रक्रिया का आरंभ होगा, इसे संविधान के दायरे में लाने की प्रक्रिया का आरंभ होगा। तो नेचुरली आप जानते हैं ये प्रक्रिया का आरंभ किसने किया था, इसका आरंभ राजीव गांधी ने किया था, क्योंकि मैंने आपको रूरल लोकल गवर्नमेंट में पंचायतों के समय में ये पढ़ाया। तो कब शुरुआत हुई ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तो अगस्त 1989 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट उस समय में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आई, जो कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। इसका नाम था नगरपालिका बिल। इसे प्रस्तुत किया गया, ये लोकसभा में पास भी हो गया, लेकिन ये राज्यसभा में फेल हो गया। इसकी वजह से ये डिफीट हुआ राज्यसभा में अक्टूबर 1989 में। तो पास्ड इन द लोकसभा बट डिफीटेड इन द राज्यसभा इन अक्टूबर 1989। इसकी खिलाफत हो गई, और कारण यही था कि ये कहा गया कि फेडरल स्ट्रक्चर को एनक्रोच करने की कोशिश की जा रही है। राज्यों ने इसकी खिलाफत कर दी कि केंद्र सरकार लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से अपना कंट्रोल टाइट करना चाहती है राज्यों के ऊपर, जो कि ठीक नहीं है। लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, और राज्य सरकार खुद ही निर्धारित करेंगी कि वो लोकल गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू के सोर्सेज किस तरह से रखें। इसी बात को लेकर के टसल रही, बहुत ही स्टिफ अपोजिशन मिला राज्यसभा में, और बिल वहाँ पर फेल हो गया, और उसके बाद ख़त्म हो गई कहानी। फिर नई सरकार आ गई, राजीव गांधी की सरकार गिर गई। सितंबर 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, दैट इज़ वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, वापस से ये बिल लेकर के आए, लेकिन ये बिल लोकसभा में तो फेल ही हो गया, और उसके बाद वो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो बिल लैप्स भी कर गया। आई बात समझ में? सॉरी, ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा था, वो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो बिल वहाँ पर लैप्स हो गया। आई बात समझ में? फेल नहीं, वहाँ लैप्स हो गया क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई। क्लियर कहानी? वीपी सिंह भी लेकर के आए, लेकिन उसके बाद आपको पता है पंचायती समय में हमने ये पढ़ा था, तो फिर वही कहानी। पीवी नरसिम्हा राव सितंबर 1991 में म्यूनसिपल बिल लेकर के आए। म्यूनसिपल बिल सितंबर 1991 में कौन लेके आए? कांग्रेस। कौन लेकर के आए? उस समय का मौजूदा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। ये फाइनली पास हुआ। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये जाना गया है। इस समय तक, दिसंबर 1992 तक, इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया था। क्योंकि ये फेडरल फीचर को अफेक्ट करता है, इसी राज्यों की अनुमति भी चाहिए थी। भारत के उस समय मौजूदा आधे राज्यों की अनुमति से चाहिए थी, क्योंकि ये आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जैसा मैंने पंचायतों के केस में पढ़ाया। ये राज्यों के पास गया, राज्यों की स्वीकृति प्राप्त करके फाइनली ये जून 1993 में फोर्स में आया। आई बात समझ में? तो इसके तहत जिसकी इसका जन्म हुआ वो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जन्म हुआ, और इसी के तहत अर्बन लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गई। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिला, संविधान में इसका जिक्र आ गया, और अब राज्य सरकारों के लिए ये मैंडेटरी हो गया था कि उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज़ बनानी पड़ेंगी। कई तरह के प्रोविज़न रखे गए जो कि मैंडेटरी भी थे और वॉलंटरी भी थे। जो मैंडेटरी प्रोविज़न थे वो राज्य सरकारों को मानने थे, और राज्य सरकारों के जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के कानून हैं उन मैंडेटरी प्रोविज़न को, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के मैंडेटरी प्रोविज़न को राज्य सरकारों को अपने अर्बन लोकल बॉडी के कानून में इंडक्ट करना जरूरी था, और वॉलंटरी प्रोविज़न से प्रेरणा लेते हुए आने वाले समय में उन्हें भी इंडक्ट करना था, बट ये बाध्य नहीं था, ये समय के साथ करना जरूरी था। बट मैंडेटरी प्रोविज़न उसी समय में इंडक्ट करने मैंडेटरी थे। क्लियर कहानी? तो इसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुई,
उन्हें एक संवैधानिक दर्जा मिला, मैंडेटरी प्रोविज़न राज्य सरकारों को डिक्टेट किए गए और उन्होंने फाइनली उसे अपने कानूनों में संशोधन करके जगह प्रदान कर दी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत एक नया पार्ट जोड़ा गया। जैसे पंचायतों का पार्ट 9 था, तो ये पार्ट 9A बना अर्बन लोकल बॉडीज़ का। इसका टाइटल बना द म्यूनसिपैलिटीज़। तो टाइटल क्या है? द म्यूनसिपैलिटीज़। जैसे पंचायतों के आर्टिकल 243 से 243O तक थे, तो ये O के बाद P आता है, तो ये उसके आगे शुरू हुआ। 243P से 243ZG तक, तो 243P से पहले आप चले गए सीधे Z तक, 243P to Z XYZ, फिर ZA ZB ZC ZG तक गए आप, तो 243P से 243ZG तक गए। जैसे पंचायतों में 11वां शेड्यूल ऐड किया गया था 29 फंक्शनल आइटम्स के साथ, यहाँ पर 12वां शेड्यूल ऐड किया गया 18 फंक्शनल आइटम्स के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके तहत क्या क्या निकल करके आया, क्या क्या इसके सेलिएंट फीचर्स थे वो समझें। सबसे पहला सेलिएंट फीचर, 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एस्टैब्लिश की जाएंगी। 3 तरह की म्यूनसिपैलिटीज़ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अभी बताया है कि 8 तरह की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये एक अलग आस्पेक्ट है, इसको समझो। दैट इज़ द 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। किस तरह से? एरिया के हिसाब से। म्यूनसिपैलिटीज़ के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। क्लियर हुई बात? इसके नाम अलग अलग हैं। यहाँ पर जैसे म्यूनसिपैलिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, इसके फर्दर 3 प्रकार, ये कंटोनमेंट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी एक अलग चीज़ है, बट जब इसमें से हम म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं तो वो 3 प्रकार से यहाँ पर जानी जाएगी। आई बात समझ में? तो 3 तरह से होगी, वो कौन सी हैं? सबसे पहली है नगर पंचायत। ये ट्रांजिशनल एरिया के लिए। ट्रांजिशनल एरिया क्या है? गाँव से शहरों की ओर आ रहे हैं तो आप देखेंगे एक ऐसा एरिया नज़र आएगा जो ना पूरा गाँव है ना पूरा शहर है, ट्रांजिशन में है। जो गाँव